हेलो दोस्तों, ब्लडी टैक्स के एक और हैरान कर देने वाले एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं निखिल। मैं जिया। आज हम आप लोगों के सामने एक ऐसी कहानी को लेकर आए हैं जिसको सुनने के बाद आप अपनी उंगलियां दांतों तले चबा देंगे। दोस्तों, आज ये कहानी है फ्लाइट 370 की। जी हाँ दोस्तों, मलेशियन एयरलाइंस की एक ऐसी फ्लाइट थी जो देखते ही देखते कंट्रोल रूम के रडार से लापता हो गई और उस फ्लाइट का पता आज तक नहीं चल पाया। देखिए दोस्तों, पहले भी ऐसी खबरें आ चुकी है कि फ्लाइट्स गायब हो जाती थी और उसे कोई पता नहीं लगा पाता था, उसको कोई ढूंढ नहीं पाता था। लेकिन वो जमाना बहुत पुराना था, उस समय टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं थी। लेकिन आज की टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा डेवलप्ड होने के बाद भी अगर कोई ऐसी खबर मिलती है कि एक फ्लाइट देखते ही देखते लापता हो गई, तो ये सुनने में थोड़ा अजीब नहीं लगता? कहीं ये कोई कॉन्स्पिरेसी तो नहीं थी? कहीं ये कोई प्लान साजिश तो नहीं थी? आज हम आप लोगों के सामने फ्लाइट 370 से जुड़े हुए हर एक ऐसे तथ्य रखने वाले हैं जिसको सुनने के बाद शायद आप लोग भी डिसाइड कर लेंगे कि फ्लाइट 370 सचमुच में गायब हुई थी या फिर ये कोई सोची समझी साजिश थी या फिर एक कंट्रोवर्सी थी। बने रहिए अंत तक। 8 मार्च 2014 की एक शाम कोलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मलेशियन एयरलाइंस की एक फ्लाइट जिसका नाम था MH370 उड़ान भरती है बीजिंग जाने के लिए। ये सफर तकरीबन 5.5 घंटे का होने वाला था और ठीक 40 मिनट बाद वो फ्लाइट वियतनाम के एरिया में एंटर कर जाती है। और जैसे ही वो फ्लाइट वियतनाम के एरिया में एंटर करती है तो कोलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाले पूरा कंट्रोल, उस फ्लाइट का पूरा कंट्रोल, मतलब उसकी ट्रैकिंग का, उसके देखभाल का पूरा कंट्रोल दे देते हैं वियतनाम कंट्रोल रूम को। लेकिन जब उस फ्लाइट का रडार सिस्टम जैसे ही वियतनाम के कंट्रोल रूम को सौंपा जाता है तो उस समय वियतनाम कंट्रोल रूम वाले बहुत कोशिश करते हैं कि हम इस फ्लाइट को अच्छे से ट्रैक कर पाए। ट्रैकिंग सिस्टम ठीक ठाक काम कर रहा था। दरअसल जब इस फ्लाइट के रडार सिस्टम को वियतनाम कंट्रोल सिस्टम के हवाले किया जा रहा था तो उस समय फ्लाइट 370 से आखिरी मैसेज मिला था, कोलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, गुड नाइट। और फिर इसी आखिरी मैसेज के बाद ही इस फ्लाइट के रडार सिस्टम को सौंप दिया गया था वियतनाम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कंट्रोल सिस्टम को। और फिर उसके बाद वो सारी ट्रैकिंग संभाल रहा था वियतनाम कंट्रोल सिस्टम। लेकिन जैसे ही और थोड़ा सा समय बीत जाता है तो वो अचानक से उनकी आंखों से ओझल हो जाती है। मतलब उस कंट्रोल सिस्टम, उस रडार सिस्टम से वो फ्लाइट गायब हो जाती है देखते ही देखते। किसी भी फ्लाइट का इस तरह से रडार सिस्टम से गायब होना एक नॉर्मल बात होती है, क्योंकि ऐसे ही कई फ्लाइट गायब होती हैं और फिर से वापस आ जाती हैं, कुछ ही मिनटों में या कुछ ही घंटों में। लेकिन फ्लाइट 370 के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। फ्लाइट के गायब होने के कुछ ही देर बाद जितने भी फ्लाइट क्रैश एक्सपर्ट थे वो सब एक्टिव हो गए और फिर 9 मार्च 2014 के सुबह से ही एक ऑपरेशन शुरू कर दिया गया जिसमें 60 से ज्यादा एयरक्राफ्ट और नाव शामिल थी। पूरे उस समुद्र की खाक छान दी गई जिस समुद्री रास्ते से होते हुए वो फ्लाइट बीजिंग की तरफ जा रही थी। दोस्तों, किसी को कोई भी ऐसे सबूत नहीं मिले, ना ही कोई प्लेन क्रैश की निशानी मिली और ना ही कोई ऐसी जानकारी मिली जिसको देखकर ये पता लगाया जा सके कि ये प्लेन सचमुच भी इस रास्ते से गुजरा था या नहीं। दरअसल कोई भी एक ऐसा प्लेन होता है ना, तो हर एक प्लेन में ऐसे बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं जिसकी मदद से अगर वो किसी पानी वाली जगह पर किसी समुद्र में क्रैश करता है ना तो वो तैरने लगता है। लेकिन अगर कोई फ्लाइट, अगर कोई प्लेन टूट के क्रैश, जल के क्रैश होता है तो उसके बहुत सारे अवशेष उस समुद्र, उस पानी के ऊपर तैरते हुए पाए जा सकते हैं। लेकिन उस समुद्र के ऊपर कुछ भी ऐसा नहीं पाया गया। सभी लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हुए। कई हजार लोग इस ऑपरेशन में शामिल हुए लेकिन सबके हाथ में क्या आया? जीरो। दरअसल इस फ्लाइट की उड़ान भरने से पहले इस फ्लाइट में तकरीबन 500 पाउंड्स के लिथियम आयन की बैटरीज को लोड किया गया था। इन बैटरीज को बीजिंग पहुंचाया जाने वाला था। दोस्तों, क्या आप लोग ये जानते हैं ये जो बैटरीज होती है ये बहुत ज्यादा विस्फोटक होती है। अगर किसी भी बैटरी में एक चिंगारी भी लग जाए तो इतनी सारी बैटरी अगर एक साथ एक जगह पर रखी होगी तो एक बहुत बड़ा धमाका हो सकता है। सभी लोगों को ये लगा कि शायद इसी तरह की कोई दुर्घटना हुई और फिर ये प्लेन ब्लास्ट हो गया और इस ब्लास्ट की वजह से इतना बड़ा धमाका हुआ होगा कि उसके अवशेष मिलना अब लगभग पॉसिबल नहीं है। सभी लोग ये मान चुके थे कि कोई विस्फोट हो चुका है। लेकिन ये माने हुए अभी 3 दिन गुजरे ही थे कि उनको अचानक से मिलिट्री के रडार सिस्टम से ये जानकारी मिली कि ये एयरक्राफ्ट, ये प्लेन अपनी जगह बीजिंग जाने वाले रास्ते को छोड़ चुका था और वो कहीं टर्न होकर इंडियन ओशन की तरफ घूम गया था और वहां से ट्रेवल करते करते ये इंडोनेशिया के समुद्री इलाकों तक पहुंच चुका था। ये कैसे पॉसिबल था? एक बीजिंग जाने वाला प्लेन
अचानक से अपना रास्ता बदलकर समुद्री रास्ते को अपना लेता है और फिर इंडियन ओशन की तरफ मुड़ जाता है और फिर घूम के वो इंडोनेशियन ओशन की तरफ चला जाता है। या कोई ऐसी गतिविधि उस प्लेन के अंदर हुई होगी जिससे कारण वो पायलट मजबूर हो गया उस प्लेन को उस रास्ते में घुमाने के लिए। क्या उस फ्लाइट में कोई ऐसे लोग मौजूद थे जो उस फ्लाइट को हाईजैक करना चाहते थे और बस इसी रीजन से वो उस फ्लाइट को उस रास्ते में मोड़ने के लिए मजबूर कर दिए थे? आखिर क्यों वो प्लेन बार बार रडार सिस्टम से बाहर जा रहा था? दरअसल हर एक प्लेन में ट्रांसपोंडर नाम की एक चीज लगी होती है और उसी ट्रांसपोंडर की मदद से किसी भी प्लेन को ट्रैक किया जाता है। लेकिन उस ट्रांसपोंडर को खराब करना या नुकसान पहुंचाना या बंद करना इतना भी आसान नहीं होता। और जब किसी भी ट्रांसपोंडर को इतनी आसानी से बंद नहीं किया जा सकता या खराब नहीं किया जा सकता तो ये कैसे पॉसिबल था कि एक प्लेन बार बार किसी रडार सिस्टम से बाहर जा रहा था और फिर एक बार हमेशा के लिए बाहर चले गया? सब लोग बहुत ज्यादा शॉक थे, सब लोग बहुत ज्यादा टेंशन में आ गए थे, मारा मारी हो गई थी। उनके जितने भी रिश्तेदार थे, उस प्लेन में लगभग 227 पैसेंजर्स थे। वो 227 पैसेंजर्स के जितने भी रिश्तेदार थे ना, सब पगला गए थे। हमला कर दिए थे एयरलाइंस वालों के ऊपर, लेकिन क्या कर सकते थे? एयरलाइंस वालों ने और कुआलालंपुर की सरकार ने इसको पता करने के लिए, इसका पता लगाने के लिए कई मिलियन डॉलर से खर्चा किया था 2014 के टाइम पे। बहुत सारे लोगों का, हजारों लोगों का यूज हुआ, कई सबमरीन्स यूज हुए, कई बड़े बड़े जहाज, कई एयरक्राफ्ट, लेकिन फिर भी इसका कुछ पता नहीं चल पाया। यहाँ तक वो प्लेन के गायब होने के बाद उस प्लेन के अंदर जितने भी पैसेंजर्स मौजूद थे ना, सभी लोगों की कुंडली निकाल दी गई। मतलब सभी लोगों का काला चिट्ठा निकाला गया और फिर ये पता चला कि उस प्लेन के अंदर 2 ऐसे लोग मौजूद थे जो कि जाली पासपोर्ट के साथ ट्रेवल कर रहे थे, नकली पासपोर्ट। दरअसल उनकी असली नागरिकता थी ईरान देश की। उनके ऊपर अच्छे से छानबीन हुई, उनकी जांच पड़ताल की गई, लेकिन उनके कोई भी ऐसे क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं मिले कि जिससे उनके ऊपर शक किया जा सके कि शायद वो लोगों ने कोई ऐसी चाल चले होंगे और इस फ्लाइट को हाईजैक कराया होगा। फिर जो इस प्लेन का कैप्टन था, इस प्लेन का पायलट था और फिर जितने भी एयर होस्टेस इसमें मौजूद थे, सभी लोगों की कुंडली निकाली गई। लेकिन अफसोस, किसी का भी एक भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं मिला, किसी के ऊपर शक किया ही नहीं जा सकता। सब लोग हार मान गए। 15 दिन बीत गए, ये केस क्लोज होने ही वाला था, लेकिन अचानक से सैटेलाइट सिस्टम से एक खबर मिली कि ये फ्लाइट के रडार सिस्टम से लापता होने के ठीक 5 घंटे बाद तक ये फ्लाइट कहीं ना कहीं उड़ रही है और उड़ते उड़ते ये फ्लाइट कहीं आर्कटिक ओशियन से ऑस्ट्रेलिया के बीच में कहीं जाकर लापता हो गई। कहीं ये बरमूडा ट्रायंगल वाला केस तो नहीं था? देखिए, हमें नहीं पता, हमने आप लोगों को सिर्फ तथ्य बताए। 2017 में ठीक 3 साल बाद ये केस को पूरी तरह से थक हार के बंद कर दिया गया। कुछ पता नहीं चल पाया। 2 पहलू हो सकते हैं, या तो वो 2 लोग जो थे वो शायद सचमुच कुछ ऐसे लोग रहे होंगे जो अब तक तो किसी क्रिमिनल रिकॉर्ड में नहीं आए थे और इसी वजह से उनको इतने बड़े केस को अंजाम देने के लिए चुना गया था और वही लोगों ने इस प्लेन को हाईजैक करने में दूसरों की आतंकवादी संगठन की मदद किए होंगे। या तो फिर बरमूडा ट्रायंगल, जिसकी सच्चाई को, जिसकी मिस्ट्री को आज तक किसी ने सॉल्व नहीं कर पाया, उसी बरमूडा ट्रायंगल ने इस फ्लाइट को अपनी चपेट में ले लिया होगा। या फिर तीसरा पहलू भी है कि ये फ्लाइट किसी तकनीकी प्रॉब्लम की वजह से, यूनिवर्स की तकनीकी प्रॉब्लम की वजह से, किसी ग्लिच की वजह से, किसी टाइम डिस्टॉर्शन वाले होल में एंटर कर गई और इसी वजह से वो किसी पैरेलल यूनिवर्स में चली गई या फिर टाइम ट्रेवल कर गई और फिर इसी कारण से वो फ्लाइट शायद भविष्य में हम लोगों के सामने है, जैसा उस फ्लाइट के साथ हुआ था। 35 साल बाद कहीं लैंड की थी, उसके ऊपर वीडियो बना चुके हैं। देखना है तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जरूर डाल दूंगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सबके साथ शेयर करो और सभी लोगों को ये बता दो कि फ्लाइट 370 अभी भी आ सकती है या नहीं भी आ सकती। हमें इसकी सच्चाई नहीं पता। देखिए, हमने आपके सामने, जैसा मैंने अभी बोला, सिर्फ तथ्य रखे हैं। आप सभी लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करो और सभी लोगों से उनकी राय मांगो और कमेंट सेक्शन में बताओ। कुछ ऐसे मन में टॉपिक आते तो इंस्टाग्राम में डीएम कर दो, क्योंकि हम लोग तो हमेशा की तरह अपनी इंस्टाग्राम की आईडी की लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल ही देते हैं। आज भी डाल देंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम लोग डेली इसी तरह के हैरान कर देने वाले वीडियोस आप लोगों के सामने लेके आते हैं, जिससे आपका थोड़ा मनोरंजन भी होता है और आप थोड़े हैरान भी रह जाते हैं। जाते जाते बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हम जब भी नए वीडियोस लाए आप लोगों तक उसकी नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।